मित्रों, पिछले चार या पांच सत्रों में हम लोगों ने मिल करके जो परिसंवाद किए, उसमें कई दफा हमने दिव्य चिकित्सक बहाउल्लाह का नाम सुना। आज चलिए देखते हैं कौन है ये दिव्य चिकित्सक बहाउल्लाह। जो समुदाय है वो 40 है। 40 समुदाय। हम लोग अगली स्लाइड पर चल सकते हैं अनुज। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि ईश्वर ने इतिहास में अगर हम देखें, ईश्वर ने हमेशा कोई ना कोई संदेशवाहक हम सबके लिए भेजा है, और उसी संदेशवाहक के माध्यम से ईश्वर मनुष्य तक अपना उद्देश्य और उसकी आवश्यकता और उसकी जरूरत और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें भेजता है। जैसे कि उसने पहले अब्राहम को भेजा, कृष्ण को भेजा, जरतुस्त्र को भेजा, मूसा को भेजा, बुद्ध को ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, और अब बाब और बहाउल्लाह को भेजा। और इन्हीं संदेशवाहकों में अभी नवीनतम है बहाउल्लाह, जो इस आधुनिक युग के लिए हम लोगों के लिए नई आध्यात्मिक व सामाजिक शिक्षाएं लेकर आए हैं। अब बहाउल्लाह की जो भी शिक्षाएं हैं, बहाउल्लाह जो भी सिद्धांत आज पूरी पृथ्वी के लिए लेकर आए हैं, आप और हमारे लिए लेकर आए हैं, वो साधन है, वो यंत्र हैं जो कि पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव जाति को एक करने में सक्षम है, और ये सब उसमें योगदान दे रहे हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यदि आप देखें, बहाउल्लाह के मुख्य जो शैक्षणिक सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। उनमें से एक है मानव जाति की एकता, फिर है विश्व शांति जो विश्व सरकार द्वारा बरकरार रखी जाएगी, सत्य की स्वतंत्र खोज, सभी धर्मों का सामान्य आधार, विज्ञान व धर्म के बीच आवश्यक सद्भाव, स्त्री पुरुष की समानता, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों का नाश, वैश्विक अनिवार्य शिक्षा, आर्थिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान, एक अतिरिक्त वैश्विक भाषा। आज आप और हमारे बीच में जो संवाद का विषय रहेगा वो है आर्थिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान। तो बहाउल्लाह की इन शिक्षाओं में से एक ये भी है कि जब हम इस मानव जाति में अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें पैसा, मनी एक आवश्यक तत्व है, और इस पैसा, मनी और इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका एक आध्यात्मिक समाधान है। हम उसके संबंधित आज अपना संवाद जारी रखेंगे। अब आर्थिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान बहाउल्लाह की शिक्षाओं में से एक है। वह ये भी वो एक साधन है और एक ऐसा यंत्र है जो मदद करेगा मानव जाति में एकता को लेकर आने के लिए, और उस एकता की लक्ष्य की प्राप्ति कराने में ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें मदद करेगी। अब बहाई लेखों से जो हमें ज्ञान मिलता है वो ये है कि यदि कोई भी आर्थिक समस्या आए तो बहाई धर्म में उसके लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक व्यवस्था या कोई प्रत्यक्ष आर्थिक प्रणाली तो दी नहीं गई है, लेकिन बहाई धर्म हमें एक रूपरेखा प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम उस आर्थिक समस्या का आध्यात्मिक व नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हम उसका निपटारा कर सकते हैं। हम लोग ये पूरे विश्वास के साथ इस तथ्य पे विश्वास रखते हैं कि मनुष्य एक कुलीन है, उसकी आत्मा कुलीन है, और वो दो स्वभाव उसके अंदर है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। वह इन दोनों का बहुत
जरूरत है जब हम आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो इसको दोनों स्वभाव आवश्यक है इसके अंदर, मनुष्य का भौतिक स्वभाव व आध्यात्मिक स्वभाव। अब बहाई धर्म जो व्यक्तियों व संगठनों का मार्गदर्शन करने के लिए इस रूपरेखा का प्रयोग करता है कि वो दिन प्रतिदिन अपने रोज के व्यवसाय में, चाहे वो जॉब करते हो चाहे वो बिजनेस करते हो, वो कैसे अपना घर चलाएं, और इन दोनों तत्वों को साथ में रखते हुए, जिसके अंदर आध्यात्मिक व नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है, व साथ ही साथ मनुष्य जो भी कार्य करे, अपना लेन देन का जो भी काम करे, उसमें अपने दोनों स्वभावों को याद रखे, केवल भौतिक को हमेशा याद ना रखे, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को भी याद रखे। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि जब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न के ऊपर जब हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है आज दुनिया में, क्या वो कभी भी नैतिक या आध्यात्मिक हो सकती है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके और मेरे मस्तिष्क में आता है वो ये है कि कौन सी आर्थिक व्यवस्था? हम में से तो कई शायद जानते भी नहीं हम किस आर्थिक व्यवस्था का भाग हैं। हम जो हर दिन जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, जो अपना जीवन यापन करने के लिए धन का प्रयोग करते हैं, किस आर्थिक व्यवस्था के तहत है? तो उसी का सब्जेक्ट हम लोग अब यहाँ पर आरंभ करेंगे और वो है मुक्त बाजार। तो आके देखते हैं कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी या ये मुक्त बाजार क्या है। तो ये सबसे अभी जो हम पूरे विश्व में देखें, पूरे विश्व के सभी लोग जो हैं, मुख्यतः यही सबसे प्रख्यात और प्रचलित जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा अर्थ व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो यही है, मुक्त बाजार अर्थशास्त्र। तो इसके तहत जो है हम लोग देखते हैं कि मुख्यतः ये इस पर निर्भर है कि हम लोग उत्पादन करें, जितना हो सके उत्पादन करो, और फिर जितना हो सके आप अपनी नीड्स और सप्लाई को देखो, आपकी कितनी आपूर्ति है और मांग है, इन दोनों चीजों के ऊपर ये निर्भर होता है। इसका मुख्य जो स्वभाव है वो प्रतियोगिता के स्तर पर जाता है, वो जाता है स्वहित के ऊपर, वो हमेशा ये सोचता है उसका फायदा हो, उसका नुकसान ना हो जाए, और वो ये मानता है कि उसकी जो भी आर्थिक समस्या हो वो मार्केट में खुली तौर पे छोड़ दी जाए, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी और का कोई हस्तक्षेप ना हो, वो खुद अपने आप में समर्थ है अपनी परेशानियों का सुलटारा करने के लिए, उसमें और किसी को वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। तो इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो मुख्य प्रकृति है वो ये है। अब हम लोग देखते हैं कि कई वर्षों से, करीब 200-250 वर्षों से मनुष्य जो है इसी आर्थिक व्यवस्था के तहत बढ़ता चला गया है, और आज हम इसी आर्थिक व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उनमें से कुछ को आज मिलके हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं आज दुनिया में जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है उसके तहत कुछ लोग तो आज अत्यधिक अमीर हैं, लेकिन कुछ अत्यधिक गरीब हैं, दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार पूरा का पूरा है। तो अगर आप और मैं अगर इसका कोई स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस इकोनॉमिक व्यवस्था के तहत अगर हम डिटेल्स में जाते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया का जो सबसे ज्यादा खर्च है वो 3 जगहों पर जाता है, करीबन $5 ट्रिलियन US डॉलर से अधिक, जिसके अंदर जब मैं बहुत इन 4 सत्रों के अंदर मेरे दिमाग में जब यही चल रहा था तो मैंने कुल मिला के अंदाजन शायद इसमें 12 तो जीरो आते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या का ये जो धन है ये किधर जाता है? अगर आप देखें दूसरे नंबर पे भ्रष्टाचार में करीबन $2 ट्रिलियन हर वर्ष पूरा विश्व खर्च कर रहा है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, जिसका कोई गणना भी नहीं है। और अगर आप देखें तीसरे स्तर पर जो खर्च जा रहा है ये बेकार का, जो कि मानव जाति का किसी हित में भी नहीं जाता, वो है सेना में जाता है, जिसके बारे में हमने पहले के सत्रों में भी चर्चा करी। अब जो पहला है जिसमें सबसे ज्यादा खर्च जा रहा है, आपको ताजुब होगा वो किस पर है? वो है अश्लील
अश्लील चीजों के ऊपर जो है हमारा करीबन 2.5 ट्रिलियन US डॉलर का खर्च प्रति वर्ष जा रहा है इनके ऊपर। तो ये है वो आर्थिक प्रणाली जिसके अंदर आज हम जी रहे हैं, और उसका इतना बड़ा धन जिसको हम गिन भी नहीं सकते, वो इन व्यर्थ में जाके खर्च हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी जो पदार्थ हैं जिनको हम खरीदते हैं और उसकी जो सर्विस की कीमत जो है वो अनिश्चित है। आप एक दुकान पर जाएंगे, उस चीज की कीमत कुछ और मिलेगी, कहीं और अगर आप मॉल में जाएंगे उसकी कीमत आपको ज्यादा मिलेगी, साधारण दुकान पे जाएंगे कुछ और कीमत मिलेगी, अगर आप ठेले वाले से खरीदेंगे उसकी कीमत कुछ और मिलेगी, चीज वही होगी। तो ये अनिश्चित कीमत की जो दौड़ में हम सब लोग ग्रसित हैं, ये इसकी एक और चुनौती है। पर्यावरण पूरी तरीके से अस्थिर बना हुआ है इन चीजों के अंदर। किस तरह से? क्योंकि इसका फोकस केवल स्वहित है, हम लोग केवल फायदा चाहते हैं, इसके शर्त पर कि चाहे हमें पर्यावरण को ठेस पहुंचानी पड़े, कोई भी शर्त हो, लेकिन फायदा होना चाहिए। तो ये उस पे है। हम आगे बढ़ सकते हैं। मिलावट। इस आर्थिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कुछ भी चीज शुद्धता में नहीं मिलेगी, हर चीज में मिलावट है। आप जो भी खरीदते हो, आप जो भी चीज के साथ अपना व्यवसाय में उपयोग करते हो, उस हर चीज में मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, एडल्ट्रेटेड है, और एक कृत्रिम जरूरतों का निर्माण कर रही है। हम जिस आर्थिक व्यवस्था में आज जी रहे, आपके लिए वो आर्टिफिशियल नीड डेवलप करता है। खास करके जो ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जब हम लोग जाते हैं, 7 दिन में आपका चेहरा काले से गोरा हो जाएगा, दाग धब्बे हटाएं। फॉर एग्जाम्पल, कितनी फेयरनेस क्रीम के हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और न जाने क्या क्या हमारे पास है। तो एक कृत्रिम जरूरतों का निर्माण कर रही है इस आर्थिक व्यवस्था में जो हम रहते हैं। हम देखें, बेरोजगारी तो है ही है और असमानताएं हैं, तो कुछ भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है जहां पे हम लोग हैं। अब मुनाफा होना चाहिए, और मुनाफा कितना ज्यादा हो उसका कोई एंड नहीं है। जितना हो सके हमें मुनाफा होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमारी जो लागत है वो कितनी भी अनैतिक क्यों ना हो, उसकी भरपाई की किसी को परवाह नहीं है, लेकिन मुनाफा होना चाहिए। क्वालिटी की किसी को परवाह नहीं है। हम ऐसे आर्थिक व्यवस्था के में जी रहे हैं। स्वहित, लालच और गला काट प्रतियोगिता है इसके अंदर। इसके अलावा भी बहुत चीजें शायद जिससे आप भी जूझ रहे हैं और मैं भी जूझ रही हूँ। जो मुख्य मुझे समझ में आ रहे थे वो कुछ ये थे। कृपया आप भी अपने जो चुनौतियां आपको लगती है आज की इस अर्थव्यवस्था में है, आप कृपया उसे सामने लेकर आएं और अपने चैट बॉक्स में प्लीज इसको मैसेज के जरिए टाइप करें, ताकि हमारा संवाद जारी रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हमारा उद्देश्य क्या है? ये तो हमारी आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, जिसके अंदर हम इतनी चुनौतियों को भी सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या ये मुक्त बाजार की जो आर्थिक प्रणाली है हम उसे समाप्त कर दें। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य इसके आगे ये है कि ये जो अभी मैं किसी आर्टिकल का जब स्टडी कर रही थी उसमें ये बताया गया था कि कई जो इकोनॉमिस्ट हैं, विशेषज्ञ जो हैं इस फील्ड में, वो कह रहे थे कि आने वाले समय में ये हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत बड़ी संकट से जूझने वाला है। तो हम कैसे इसे फुल स्पीड एक नए पर्सपेक्टिव के साथ बहुत ही कम समय में हम इसे कैसे बचा सकते हैं, इसे और डैमेज से हम इसे कैसे बचा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी इस आर्थिक व्यवस्था जो हमारे पास है, हम इसमें एक नवीनीकरण के द्वारा हम इसे कैसे बचा सकते हैं। और हम यहाँ पे 2 भाग प्रस्तुत करेंगे। हमारे 2 भाग है इसके अंदर। तो पहला जो हमारा भाग है वो ये रहेगा कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसके अंदर जो मेन टर्म्स हैं हम उसको समझने का प्रयास करेंगे।
और फिर हम मिल करके एक बाह्य परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि जो अभी विद्यमान है वो क्या है और बाह्य परिप्रेक्ष्य क्या कहता है। हम उसको उसके साथ जब संजोएंगे हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे चलकर अब ये देखते हैं पहला टर्मिनोलॉजी जिसमें है नैतिक अर्थशास्त्र से हम क्या समझते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम में एक नैतिकता है, हम उससे क्या समझते हैं, ये कहां से आ गया, क्या हमने इसके पहले इसके बारे में कभी सोचा था? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आप ये मानिए जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं, आप मार्केट पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं? पैसा। सबसे पहली चीज मार्केट जाने से धन की जरूरत है, राइट? फिर हमें क्या क्या चीजें दिखते हैं? एक तो हमें नजर आते हैं चीजों की बहुत बड़ी लिस्ट, गुड्स हमें नजर आते हैं और सेवाएं हमें नजर आती हैं। एक ये नजर आता है, हमें दुकानें नजर आती है जब हम मार्केट में जाते हैं, हमें कई ऑफिस कार्यालय नजर आते हैं मार्केट में जाते हैं, हमें दाम नजर आते हैं, गुणवत्ता क्वालिटी के बारे में नजर आता है, हमें बैंक नजर आता है, हमें सुपरमार्केट नजर आता है, हमें शेयर बाजार नजर में आता है। लेकिन मेन जो है इकोनॉमिक बोलते ही हमारे जो आंखों के सामने जो चित्र आता है वो है धन, रुपया, पैसा। लेकिन इस सब में छुपा हुआ कौन है? आपके सुपरमार्केट, आपका बैंक, आपका धन, आपकी दुकानें, आपकी चीजें खरीदना और बेचना, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? लोग, आप और मेरे से जुड़ा हुआ है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का आधार किससे जुड़ा हुआ है? लोग से जुड़ा हुआ, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मनुष्य, आप और मेरे से जुड़ा हुआ है। तो दरअसल जो खरीद रहा है वो कौन है? वो मनुष्य है। जो बातचीत कर रहा है वो कौन है? वो मनुष्य है। जिसके बीच में संबंध है यहाँ पर वो कौन है? मनुष्य है। और जब यहाँ पर लोग जुड़ जाते हैं तो उसकी धरातल पे नैतिकता अपने आप आ जाती है। तो हमारी, अगर हम देखें, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का आधार नैतिकता अपने आप में है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है। और अंत में यदि हम देखें कि निर्णय ले रहा कौन है यहाँ पर, खरीदने का निर्णय, बेचने का निर्णय, दाम तय करने का निर्णय कौन करता है? वो मनुष्य है जो कि कर रहा है, वो व्यक्ति है, वो लोग है जो, और उसमें नैतिकता अपने आप जुड़ी हुई होती है। और ये नैतिकता है जो कि हमारे और आपके बीच के संबंधों को एक लंबे समय तक बनाए रखता है। और जितनी नैतिकता मजबूत होगी उतना अपने आप हमारा जो आर्थिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन जहां पर ये लोगों के बीच का संबंध, उनके बीच का वार्तालाप, उनके बीच का व्यापार अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो अपने आप जो है वो आर्थिक व्यवस्था कंपन में आ जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कैसे नैतिकता आपस में जुड़ा हुआ है हमारे आर्थिक व्यवस्था से। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मैंने एक बेसिक जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी थी क्लास 10th में, उसके अंदर हमें पढ़ाया गया था कि डिमांड तो बहुत है, हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरत जो है वो तो बहुत है, बहुत, उसका भार बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, हमारे पास संसाधन जो है वो बहुत लिमिटेड है, उस अनुपात में वो बहुत कम है, उस अनुपात को वो पूरा नहीं कर पाते। तो हमेशा जो है एक कमी रह जाती है, एक स्कैरसिटी जो है वो हमेशा एक वैक्यूम बना करके रखती है। और फिर हमारे पास हमेशा ये रहता है, हमें चुनना पड़ता है। खाना तो मुझे डोनट है, लेकिन शायद मेरे को एक दूसरी चीज से अपना मन मारना पड़ता है, मेरे को चुनना पड़ता है, क्योंकि जो डिमांड है उस अनुपात में हमेशा स्केर्सिटी ही मिलती है, हमेशा कमी ही मिलती है। और जब हमें चुनना होता है तब क्या काम आता है? एक सही निर्णय लेने के लिए, एक सही चीज चुनने के लिए मुझे क्या मदद करती? नैतिकता। नैतिकता वो आधार है जो मुझे सही चीज को चुनने में मदद करेगी। अब हम इसको जब आगे लेकर जाते हैं तब हम देखते हैं नैतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी क्या अवधारणा जुड़ी हुई है अर्थशास्त्र में या नहीं।
तो हमने देखा नैतिकता मदद जुड़ी हुई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोग हैं वहां पर, तो नैतिकता अपने आप संबंध, जितना आपका संबंध अच्छा होगा आप उतना ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करते हो अपने व्यापार के अंदर, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन साथ ही साथ हमारे अर्थ व्यवस्था में आध्यात्मिकता का भी एक सम्मिलन बहुत आवश्यक है। अधिकतर लोग जो हैं दुनिया के अंदर, वो आपने भी सुना होगा भाई, रिश्ते एक तरफ लेकिन व्यापार एक तरफ, हम रिश्ते और व्यापार को एक साथ मिलाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। ऐसे कई सारी टर्मिनोलॉजीज है जो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन जब इसमें आध्यात्मिकता का पहलू हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, हम इसको दरकिनार कर ही नहीं सकते। अगर हम केवल लेन देन के मौद्रिक पहलू को ही देखें, केवल पैसे का लेन देन ही देखें, तो वो तो एक रोबोटिक जीवन बन जाता है हमारा, एक रोबोट के जीवन हम जीने लगते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन हमेशा सत्यवादिता, निस्वार्थता, त्याग, ईमानदारी के गुणों पर है, जो कि आत्मा के गुण है, और वो अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह यदि ये नहीं होगा तो वो भ्रष्टाचार और बेईमानी उसका गला घोट देगी, उसका दम घोट देगी। अब बहाई दृष्टिकोण हमें ये दिखाती है कि आध्यात्मिकता ही है जो इसे एकीकृत करता है, इसे दो नहीं करता। हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी आध्यात्मिकता दो अलग चीज नहीं है, ये आत्मा के गुण है। वो उसी आत्मा के गुण, जैसे कि हमारा आत्मा को आध्यात्मिक गुण है, वैसे हमारे शरीर को ये जो इकोनॉमिक चीजों की जरूरत पड़ती है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। तब जाके जब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक समझ पाते हैं, तब हम जब कहते हैं ना कि अगर इस जीवन में खुशी का अनुभव करना है उसमें पैसा बहुत जरूरी है, सबने सुना है ये कहावत, लेकिन फिर वो खुशी जो है हम अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं और फिर वो एक अलग ही धरातल पर पहुंच जाता है। अब पिछले 250 वर्षों में हम ये सिस्टम के साथ आगे चले आते जा रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन 250 सालों के अंदर कैसे ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, वो कैसे विकसित होती गई है, कैसे इसमें परिवर्तन आए हैं और कैसे रूपांतरित हो चुका है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, अवधारणा। शुरुआत हुआ था ये 1776 में एडम स्मिथ के जरिए, और इस एडम स्मिथ ने उस समय बताया था केवल उत्पादन करो, केवल प्रोडक्शन करो, केवल पैदावार करो और केवल उपभोग करो उन चीजों का। और उन्होंने उनकी जो पूरी पुस्तक थी वो इसी में था कि अपने धन को बढ़ाओ, अपने धन को और ज्यादा बढ़ाओ, उसका आदान प्रदान करो और अपने संसाधनों का वितरण करो। और उन्होंने तब कहा कि मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है, तो केवल उसका एक टाइटल दे दिया कि वो आर्थिक है, उसे पैसे से जोड़ दिया। मनुष्य पैसा है, इक्विवेलेंट टू मनी है, उसे ग्रो करना है, और वो एक रोबोट बन गया। उसको केवल एक ही काम था कि उसको प्रोड्यूस करना है, उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और उसने और किसी चीज के बारे में सन 18वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, औद्योगिक जब क्रांति चल रही थी, ये 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान की बात है, तब ये कॉन्सेप्ट आया था मानव जाति के पास और तब वो प्रोड्यूस करने लग गया था। लेकिन सन 1819 में अर्थशास्त्र का विचार बदल दिया एल्फ्रेड मार्शल जी ने। इन्होंने आकर के बोल दिया कि उत्पादन तो ठीक है, प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो एक अलार्म बज रहा है और वो है स्केर्सिटी का, वो है कमी का। तुमने इतना तो उत्पादन कर रहे हो लेकिन संसाधन है नहीं, संसाधन सब खत्म हो रहे हैं, तो कहाँ से लाओगे, कैसे और पैदावार करोगे। तो एक चिंता का विषय सबके समक्ष आ गया सन 1819 के आसपास। तो कैसे कमी का कॉन्सेप्ट जो था इस अर्थव्यवस्था में वो आ गया। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमने प्रोडक्शन सुना, फिर हमने देखा अब संसाधनों की स्केर्सिटी है। यही नहीं, करीब 1930 के आसपास जो है पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट था, कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें एक घंटी बजने लगी कि उसमें ये था कि धन बनाए जाओ, स्वामित्व लिए जाओ,
लेकिन वो एक चिंता का विषय बन गया और वो एक संकट की घड़ी उसने मानव जाति के सामने रखी। और तब सन 1932 में जो है लियोन रॉबर्ट्स ने बताया कि अब हमें कुछ गैर आर्थिक पहलू को भी लेकर के चलना होगा, क्योंकि अब मानव जाति उतनी संकुचित नहीं थी जितना कि वो ईयर 1776 17वीं 18वीं शताब्दी में थी। अब वो बड़ी हो गई थी, वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे पे निर्भर होने लगी थी, और न चाहते हुए भी उसकी अर्थव्यवस्था में परिवार इफेक्टेड होने लग गया था, उसका वर्ग अफेक्टेड होने लग गया था, उसका धर्म की भूमिका थी, सरकार की भूमिका, राजनीतिक भूमिका, भाषा, ये सारी गैर आर्थिक चीजें थी, लेकिन इनका भी योगदान दिखने लग गया था और इन्होंने उसकी तरफ सबका ध्यान बटोरा। अब पिछले 2-3 दशक, करीब 20-30 साल पहले की बात से अगर हम देखें, अब हम और आगे आ गए हैं। न केवल पैदावार, न केवल संसाधनों की कमी, न केवल गैर आर्थिक मुद्दों का भी इसमें समायोजन, बल्कि अब हमने देखा जितने भी नोबेल प्राइज जिन जिन भी इकोनॉमिस्ट को मिला, फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत का देखे अमर्त्य सेन जो थे, इनका भी नाम इसमें शामिल है, और भी कई सारे इनके अलावा भी बहुत थे, लेकिन इन्होंने कहा अब अर्थव्यवस्था में नैतिकता को लाना होगा और अर्थव्यवस्था का आधार नैतिकता ही होगा। तो घूम फिर करके सबने अब आकर के इसी पर पहुंचे, नैतिकता अत्यावश्यक है अर्थव्यवस्था को अगर हमें आगे लेकर जाना है। अब 1912 में परम प्रिय मास्टर अब्दुल बहा, धर्म के केंद्र बहाउल्लाह के ज्येष्ठ पुत्र, ने कहा था कि जब ईश्वर का प्रेम स्थापित हो जाएगा तो फिर बाकी सब जान लिया जाएगा, और ये है अर्थशास्त्र का सच्चा आधार, और इस पर सब चिंतन करें। अब आप ये देखिए, बहाई धर्म ने कोई परफेक्ट आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था स्थापित नहीं करी, लेकिन ये एक रूपरेखा है जो कि मदद कर सकती है इस आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जाने में, कि ईश्वर का प्रेम से हमारा आर्थिक व्यवस्था जुड़ना चाहिए, ये उसका आधार होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए जब हम लोग 1980 के करीब में पहुंचे, अब 1980 में शायद पहली बार जब था कि वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट था दुनिया को दिखने लगा, और वो अब रोके ना रुकाए रुक सकता है, वो अब आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और दुनिया इसको नहीं, ये आज की आवश्यकता है, इस 20वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के आते ही सब कुछ रूपांतरित हो चुका है। हमने देखा 76 में जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन था कि और से और पैदावार किया जाए, और जो कि केवल जिसका स्वहित पर आधारित था, वैश्वीकरण के आते ही उसने कहा हम स्वहित के बारे में सोच ही नहीं सकते, हमें कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा, हमें सबके हित के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अब मानवता परिपक्वता की ओर आ गई है, वो एक दूसरे पर निर्भर हो चुकी है। तो एक उसका बदलाव हो गया, रूपांतरण हो गया, जहां पर 1776 में कॉन्सेप्ट था स्वहित, अब वो हो गया सर्वहित के ऊपर। उसमें कॉन्सेप्ट था प्रतियोगिता, कि केवल और वो आवश्यक था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 17th-18th सेंचुरी में था, वो औद्योगिक क्रांति जब हो रही थी, तब ये आवश्यकता थी उस समय की, क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं। मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए ये था कि उत्पादन करो, और उत्पादन से प्रतियोगिता होगी, तब जाके और चीजें प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अब वैश्वीकरण में आके फिर एक चीज में रूपांतरित हो गया, और अब इसका कॉन्सेप्ट हो गया इस सहयोग करना है, हमें एक दूसरे के सहयोग से ही ये आर्थिक व्यवस्था फल फूल सकती है। तीसरा था उसके अंदर कि उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो मार्केट है, वो खुद अपनी चुनौतियों को पार कर सकता है। लेकिन वैश्वीकरण के आते ही ये सब हट गया। आज वैश्वीकरण के आते ही कैपिटलिज्म से जब ये है इसका तो इसके अंदर बहुत आवश्यक है कि सरकार का, जब सरकार हमें फ्री हेल्थ केयर देती है, स्वास्थ्य सेवाएं देती है,
सरकार है जो कि हमें बेटर रोड फैसिलिटी प्रदान करती है। वैक्सीनेशन में आप देखिए, और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट की मदद से जो है समानता आएगी। नहीं तो अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में होगा तब हर कोई उसका फायदा नहीं ले पाएगा। तो ये वैश्वीकरण की आवश्यकता थी। लेकिन अभी भी क्योंकि हम वैश्वीकरण में इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हैं और ये हमारे लिए कुछ नया ही है, तो समस्याएं आ रही हैं, हम इसको सीख रहे हैं और हम इसमें और बेहतर होते चले जाएंगे। तो वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों की जो अर्थशास्त्र थी, उसकी संस्कृति, जन आबादी के बीच बढ़ रही निर्भरता है, जो व्यापार, तकनीक, निवेश, व्यक्ति व सूचना के प्रभाव के कारण होना शुरू हो गया और उसको कोई नहीं रोक सकता। ग्लोबलाइजेशन will happen, is happening. अब जब 1980 से लेकर के जब हम 2008 तक इसमें हम अनुभव कर रहे थे, तब हमने जानते हैं कि तब एक वैश्विक आपदा आई थी जो आरंभ तो अमेरिका से हुई थी, लेकिन संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित कैसे ना कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ था। वो रिसेशन का जो स्पेस था। अब हम जानते हैं कि ये जो भी क्राइसिस आएगी, ये जो भी आई, इसके बाद सभी जो इससे जुड़े हुए थे, चाहे वो नीति निर्माता थे, चाहे वो बैंक के कार्यकर्ता थे, चाहे वो सरकार के सुधारक थे, जो भी थे, उन सब ने कहा कि मिल करके इसका समाधान ढूंढते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूरी दुनिया आज इस वैश्वीकरण के माध्यम से, इस रिसेशन से जो जूझ रही है, इसका कारण क्या है। तो आपको पता है, रूट कॉज एनालिसिस हमने पहले के सत्रों में हमने इसको पढ़ा था। तो उन्होंने क्या इसका उत्तर निकाला कि जड़ क्या है, इस सारे फसाद क्या है। उन्होंने कहा धन इसका फसाद है, धन की कमी है, इसी के वजह से ये सारी समस्या आ रही है। धन हो जाएगा तो ये सब समस्या दूर हो जाएगी। और फिर धन के आधार पर कई सारी पॉलिसीज निकाली गई, जैसे कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी निकाली गई, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी निकाली गई, टैक्सेशन, कर व अन्य नीतियां जो कि धन से संबंधित थी। फॉर एग्जाम्पल ब्याज दर जो है वो जोड़ा गया था। और एक कॉमन आदमी भी जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स जानता है कि हम इनमें से अगर कोई भी पैटर्न को अप्लाई करते हैं, शायद 18 महीने काफी होते हैं देखने के लिए कि क्या परिणाम आया है। 5 साल 6 साल इंतजार के बाद भी कोई परिणाम नहीं हुआ। तब उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये दोस्तों, फिर उन्होंने वापस से बैठे और फिर उन्होंने कहा अब वापस से रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। ये मुद्दा नहीं था। फिर रूट कॉज एनालिसिस निकला, समस्या धन की नहीं है, समस्या ये है विश्वास की कमी है, ईमानदारी की कमी है, सच्चाई की कमी है मार्केट में। इसी कारण जो है दुनिया सफर कर रही है, विश्व सफर कर रहा है। तो कमी फिर बताया गया कि मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी है, तो कुप्रबंधन जो धन का है वो जिम्मेदार है। अब भविष्य की बहाई अर्थव्यवस्था में शोगी अफेंदी, इनसे भी अब आप परिचित हो गए हैं। अब हमारी मित्रता और संबंध इतना गहरा हो गया है शोगी अफेंदी से इन पिछले 4 सत्रों के बाद कि हमारे बिलविड गार्डियन, धर्म संरक्षक शोगी अफेंदी हमें कहते हैं कि भविष्य में अब ये जो अर्थव्यवस्था है, इस पे क्या होगा, क्या रूपांतरण आएंगे। तो व्यक्तिगत जो स्वामित्व है वो तो बनाए रखे जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन तो चलेगा, लेकिन अब ये नियंत्रित होगा और विनियमित होगा व प्रतिबंधित होगा। तो कंट्रोल्ड होगा, रेगुलेटेड होगा और इस पे प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं इसी आधार पर जो शोगी अफेंदी ने 1932 में कहा था, उसके बाद कई जो इकोनॉमिस्ट विशेषज्ञ थे वो सेम वही चीज को उन्होंने भी लागू किया। उन्होंने भी यही किया कि अब इसे नियंत्रित होना होगा, विनियमित होना होगा और यहाँ तक कि प्रतिबंधित होना होगा। एग्जैक्टली व्हाट शोगी अफेंदी से, जो शोगी अफेंदी ने कहा ठीक वैसा ही उन्होंने भी कहा। अब फिर सरकार ने कई ऐसी समितियां बनाई जो कि प्रतियोगिता व अन्य तत्वों का जांच करने लगी ताकि इन तीनों स्तरों को लागू किया जाए।
अब हम देखते हैं, हमने काफी कुछ बात करी जो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित। अब हम देखते हैं कि बहाई प्रेरित मॉडल क्या है इस आर्थिक स्थिरता को, ये जो आर्थिक अस्थिरता है, गरीबी किधर है, अमीरी किधर है, और न जाने दुनिया का कितना फंड किधर को जाता है, और ये सब के बावजूद अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिरता लाने के लिए एक बहाई प्रेरित मॉडल है। दोस्तों, कोई बहाई मॉडल ऐसा नहीं है, कोई भी बहाई धर्म के संस्थापक ने कोई भी अपनी विशेषज्ञता नहीं दिखाई इस फील्ड में। उन्होंने कोई एक ऐसा प्रारूप हमें एग्जैक्टली नहीं दिया जिसे हम लागू कर सके आज दुनिया में, लेकिन जो रूपरेखा से जो आप और मैं समझ करके बहाई शिक्षाओं में जाकर के जो हम पाते हैं, उससे प्रेरित एक छोटा सा मॉडल है जो हम अब आज की इस संवाद में आगे जारी रखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं एडम स्मिथ। याद है आपको 1776 में जो पहले व्यक्ति एडम स्मिथ थे जिन्होंने मुक्त बाजार मॉडल के बारे में हमें बताया था। अब देखिए उसका सेंटर में क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। स्वहित है, शक्ति विकृति है और अथक प्रतियोगिता इसका सेंटर है। जहां पे सेंटर, जहां से एनर्जी निकलती है और बाहर तक जाती है, जिसका सेंटराइजेशन ये था, और जिससे फिर क्या हो रहा है, नकारात्मकता बढ़ रही है। अमीरी व गरीबी का फासला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट पूरा असंतुलित होता जा रहा है और हमारा मार्केट में जो है एकता का घोर अभाव आता जा रहा है। अब हम ये देखें कि इस हालत में, जो कि ये कोर में जब ये है, तो फिर कैसे उत्पादन किया जाता है। साइकिल ऑफ प्रोडक्शन अब हम देखते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है जरूरत व इच्छा के ऊपर। हमारी क्या जरूरतें हैं और हमारी क्या इच्छाएं। जब स्वहित होगा तो आप सोचिए मनुष्य की इच्छाएं किस चीज की होंगी, उसकी क्या आवश्यकताएं होंगी, वो क्या खरीदना चाहेगा। अब जब उसकी ऐसी चीजों की चाह होगी तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन हैं, जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो किस फील्ड में कार्य करेंगे। नेचुरली यही वो कारण है जिसके वजह से हर साल दुनिया का 6 ट्रिलियन US डॉलर जो है भ्रष्टाचार, सेना व अश्लील चीजों पे लगाया जा रहा है, जिनका कोई फायदा नहीं है। और उन्हीं से निकलता है उत्पादन, वो चीजें उत्पादित हो रही हैं, वो जाके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और जब वो वितरण प्रक्रिया में जाती है तो लाखों लाखों आप और मेरे जैसे लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। जब उपभोग होता है फिर वापस से स्कैरसिटी आ जाती है, कमी हो जाती है, और फिर नए तरीके से हमारी नई जरूरतें और नई इच्छाएं बनाई जाती हैं, और यही साइकिल दर साइकिल चलता चला जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति का दम घुट रहा है। अब आप देखिए, ये जो मॉडल था जिसको हमने अभी पढ़ा, एडम स्मिथ का मॉडल, बहुत सुंदर मॉडल था, लेकिन कब के लिए था ये? 17वीं और 18वीं शताब्दी के लिए, जहां पे वैश्वीकरण नहीं था, जहां पर दुनिया इतनी फैली हुई नहीं थी, वहां पर शुरुआती दौर था, जहां पर वो सब करना आवश्यक था। प्रतियोगिता उस समय की आवश्यकता थी, उत्पादन करना उस समय की आवश्यकता थी, और वो इच्छाएं पैदा करना उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन आज नवीनीकृत होना होगा, आज इस पॉलिसी में एक रूपांतरण लाना होगा, नहीं तो तहस नहस हो जाएगा। अब हमारे अर्थशास्त्रियों द्वारा जो मुश्किल पैदा की गई वो ये था, उन्होंने केवल एक ही पहलू को देखा, केवल भौतिक को देखा, जबकि अब्दुल बहा ने बताया है कि हमें आध्यात्मिक को भी देखना है। तो इसके पूरे उपयोग में उन्होंने केवल भौतिक तत्व को उपयोग किया, ना कि आध्यात्मिक को। तो अब हमें कोशिश करना है इसमें भौतिक व आध्यात्मिक बोध दोनों हो। अब हमारे समक्ष आएगा एक बहाई प्रेरित मॉडल, और हमें वापस यहाँ पर याद रखना है कि ये एक बहाई अर्थशास्त्र का मॉडल नहीं है, केवल एक प्रेरणात्मक रूप से तैयार किया गया है। इसका सेंटर क्या है? आप याद रखिए एडम स्मिथ के स्लाइड को, उसका सेंटर क्या था? स्वहित। उसका सेंटर था प्रतियोगिता और शक्ति प्रबंधन। लेकिन यहाँ पर सेंटर फोर्स क्या है?
बहाई इकोनॉमिक प्रेरणा जब हम पाते हैं, एकता इसका केंद्र है। जब हम एकता कहते हैं तो हमारा तात्पर्य किससे है? हमारा तात्पर्य लोगों से है कि लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, लोग एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, मानव हित ही मानव अधिकार है। एक अगर दुखी है उससे सब प्रभावित होंगे, तो ये उसका कोर है। और जब ये एकता हमारे विचार में होगा और यही एकता जब हम कार्यों में करेंगे, अपने व्यवसायों में, अपने व्यापारों में, अपने हर देन लेन में करेंगे, तब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, संसाधनों का संवितरण बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब ये एकता 4 स्तंभों पर है: सहयोग, परामर्श, संयम व दया। इसके ये 4 स्तंभ है, और ये जितने मजबूत होंगे उतना ज्यादा एकता के ऊपर फोर्स आता जाएगा और एकता का फोर्स इसके ऊपर आता जाएगा। और देखिए फिर बाहरी दायरा कितना सुंदर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रतियोगिता की जगह रूपांतरण करके हमें अब किसको महत्व देना है? सहयोग को। अगर एक जना परेशान है तो सब परेशान होंगे। अगर भारत किसी चीज से व्यथित है तो अमेरिका भी प्रभावित होगा, तो पाकिस्तान भी प्रभावित होगा, तो चीन भी प्रभावित होगा, तो पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। और अगर एक को कुछ चीज मिली है और उसी से बाकी सबको होगा। अब आप देखिए कि बांग्लादेश का मैं यहाँ पर आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत फ्लड होता था, बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं, लेकिन आधा वहां पर जमीन जो है उत्पादन का वो पानी में रहता है और आधा जो है उस पे कुछ उपजता है। अब डच कंट्रीज ने जाकर के उनकी मदद करी, उन्हें नई टेक्निक सिखाई और उसके माध्यम से उनका उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। अब वो उसी राइस जो उनका स्टेपल फूड है, उस चावल के उत्पादन को वो एक्सपोर्ट करने लगे। वो न केवल एक्सपोर्ट करने लगे बल्कि अब वो उसी पैटर्न को अपने पड़ोसी राष्ट्रों को मदद कर रहे हैं। ये है वो फोर्स जो ऑटोमेटिक हो रहा है। और इसी एकता, सहयोग, परामर्श, संयम व दया के माध्यम से ही अगर आप देखें, भूटान और फिनलैंड इससे प्रभावित ऑलरेडी हो चुका है और इसी वजह से आज दुनिया का सबसे खुशहाल देशों का नाम है भूटान और फिनलैंड। सो एकता के दायरे में ये 4 स्तंभ है जो बहुत मदद करते हैं। एक है सहयोग करना, ना कि केवल अपने स्वहित के बारे में। अब वो जमाना गया, अगर आप ऐसा करोगे आप भी पछताओगे, पूरा विश्व भी पछताएगा। परामर्श की जरूरत है सबके बीच में, सारे राष्ट्रों के बीच में। एक संयम, एक मॉडरेशन लेकर आना है। ये नहीं कि एक राष्ट्र तो बहुत आगे है, उसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो दूसरे राष्ट्र तक नहीं पहुंचा पा रहा है। एक मॉडरेशन चाहिए, सभी राष्ट्रों में एक मॉडरेशन रूप में संसाधन उपलब्ध हो और दया हो एक दूसरे के ऊपर। अगर एक दर्द में है, एक शरीर के भांति पूरा विश्व रहे। इसी कॉन्सेप्ट को हमने पिछले सत्रों में भी पढ़ा था कि हमें मानव जाति को एक शरीर के रूप में देखना होगा। एक का दर्द पूरे शरीर का दर्द है। अब हम आगे चल करके देखते हैं, हमें संसाधनों की जरूरत होगी 3 लेवल पर। हमें मानव संसाधनों की जरूरत होगी, हमें भौतिक संसाधनों की जरूरत होगी और हमें वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। और इनका काम जो होगा, 3 प्रश्न निर्धारित करेंगे: क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। जब वो इनका उत्तर दे पाएंगे एकता और इन 4 स्तंभों के आधार पर, तब हमारा दायरा और आगे बढ़ के अब हम एडम स्मिथ के दायरे पर जाके पहुंचेंगे और फिर देखेंगे पूरी परिकल्पना कैसे बदल जाती है। अब क्या होगी आपके और मेरे हिसाब से जरूरत और चाहत? फिर वो किस धरातल पर होगी, वो किन चीजों को याद रख के होगी? नैतिक और आध्यात्मिकता उसका एक कोर भाग होगा। और फिर हम देखेंगे कि जो संगठन होंगे वो कैसे चीजों का उत्पादन करेंगे, वो कैसे जाकर के इन चीजों का उत्पादन भी करेंगे, हमारी जरूरतों को भी पूरा करेंगे और पर्यावरण को ठेस भी नहीं पहुंचाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि उससे जो बाजार में जाएगा, फिर जो वितरण होगा और फिर जो स्थिर उपयोग होगा, उपभोग होगा और हमारे संसाधनों के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा।
अब हम जब देखते हैं हमारे जरूरतें और चाहत जो है, हमारी जो डिमांड्स होंगी, जो नेसेसिटीज होंगी, उनके जो गुण है आप पढ़ सकते हैं। आवश्यकताएं, गणना, सूचना, स्थिरता, सही विकल्प और सामाजिक हित के आधार पर हम अपनी जरूरतें बनाने लगेंगे। और जो संगठन होंगे वो जब चीजों का उत्पादन करेंगे, वो सत्यवादिता का प्रयोग करेंगे, वो विश्वास पात्रता का प्रयोग करेंगे, वो धन का सामाजिक कार्य में उपयोग करेंगे, समान अवसर देंगे सबको। ऐसा नहीं होगा कि जो केवल बहुत सक्सेसफुल है वो ही मार्केट में आगे जाता है, बल्कि जो मीडियम कंपनीज हैं, जो मीडियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको अभी तक सामने आने का मौका ही नहीं है, जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिला, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। एक समान अवसर एक सबको मिलेगा आगे आने का। और मुनाफा साझा किया जाएगा और सही विकल्प लिए जाएंगे। और उसी अनुपात में जब हम सतत विकास को देखेंगे, तब हम देखेंगे इसकी प्रभावशीलता क्वालिटी के ऊपर होगा, पर्यावरण को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाएगा और संसाधन प्रभावशीलता के साथ ही विकास को आगे लेकर जाएगा। जो चीजें वो डेवलप करेंगे वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए, तो क्वालिटी आपको मिलेगी। वो मिलावट, जो एडल्ट्रेशन से हम आज भुगत रहे हैं, उससे हम मुक्त होंगे। फिर हम देखेंगे कि बाजार में एक संतुलन होगा, विकास होगा, संगठन होंगे, विनियमन होगा, न्याय होगा और प्रतिबंधित होंगे। हर चीज में एक देखने वाले, एक अकाउंटेबिलिटी होगी बाजार में। हम जब देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, जिन चीजों को हमने प्रोड्यूस किया है, तो हम देखेंगे सबको समान अवसर मिलेगा उन चीजों को उपयोग करने के लिए। केवल उन्हीं को नहीं जिनके पास बहुत कुछ है उन्हीं को मिलता रहे, समान अवसर मिलेंगे, सबके पास जाएगा, न्याय किया जाएगा उनको प्रोवाइड कराने में, ताकि सब तक और मुनाफा साझा किया जाएगा। ऐसा नहीं केवल मुनाफा किसी एक को मिला, जिसने सच्ची मेहनत करी उस बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा। समानता होगी, सामाजिक हित के आधार पर होगा। और फिर जब उपभोग होगा उसका, उससे मनुष्य को संतुष्टि मिलेगी, उससे हमारा जो शेयरिंग क्वालिटी है उसको वो बढ़ेगा, और यही सारे गुणों के साथ जो है हमारी एक नई आर्थिक व्यवस्था इस मानव जाति के अंदर अपना आकार प्राप्त करेगी, जिसका कोर होगा एकता। अब यदि हम लोग ये सोचने के लिए आगे अगर हम सोचकर बैठे कि अब हम किसको दोष दें, जिस हालातों में हम आज हैं, किसको हम दोष दे सकते हैं? ये सब जिम्मेदार है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो उपभोक्ता जो कर रहा है, उपभोग कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो है, या मैन्युफैक्चरर है जो पैदावार कर रहा है वो है, या सरकार है, या जो सब इसमें जिम्मेदार है। धार्मिक संस्थाएं भी इसमें जिम्मेदार हैं, तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें जिम्मेदार हैं। ये सब तो इसका सल्यूशन कौन ढूंढेगा? जब सब जिम्मेदार हैं तो सल्यूशन भी सबको ढूंढना है। और जब हम एक रूपांतरण की बात करते हैं, ये एकता को हम कैसे लेकर आए इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर, इस अर्थव्यवस्था के अंदर, इस एकता को कोर में कैसे लेकर आए, और उस स्वहित को कैसे निकाल बाहर करें, उस प्रतियोगिता को निकाल करके हम कैसे ये 4 स्तंभों को लेकर आए, सहयोग, परामर्श, संयम और दया। ये केवल एक नैतिक अनुशासन से संभव है। ये केवल तब संभव होगा जब हम खुद एक नैतिक अनुशासन से एक रूपांतरण को अनुभव करना चाहेंगे। फिर जाके हमारे बच्चे, हमारे किशोर, हमारे युवा, हमारा समाज में एक नई अर्थव्यवस्था जो है वो स्थापित होने लगेगी। हम अपने बच्चों को कैसे सेविंग करने का कॉन्सेप्ट अभी से सिखाएं, ना कि पर्यावरण को खत्म करने के बारे में। हम कैसे गुड कॉस्ट और बैड कॉस्ट के बारे में सिखाएं, ना कि मार्केट जाके उसे वो चीज चाहिए और उसे वो दिलाएं। हम उसे कैसे दिखा सकते हैं कि गुड कॉस्ट और बैड कॉस्ट कितना फर्क करता है, कैसे एक मॉल का कीमत लेना हमारे लिए हमेशा जरूरी नहीं है, वो ठेले पर भी हम खरीद करके उस व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। हम कैसे इन चीजों के माध्यम से हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि वर्क, काम करना आराधना करने के बराबर है, कैसे हमें समाज के हित में अपने व्यवसायों को चुनना है, अपने करियर को चुनना है, अपनी पढ़ाई में कैसे इस सामंजस्य को लेकर के आना है। और इन सारी चीजों के साथ जो है हमें बहुत मदद करती है जब हम लोग रूही संस्थान के पाठ्यक्रमों से गुजरते हैं, अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और फिर हम अपने
इस आर्थिक समस्याओं में इस नैतिक और आध्यात्मिक समाधान की जब हम बात करते हैं, उसी प्रश्न पर वापस लौट करके यहाँ पर मेरा विनम्र उत्तर है, जी हाँ, ये संभव है कि हमारी आज की आर्थिक व्यवस्था में हम नैतिक और आध्यात्मिकता को ला सकते हैं, यदि आप और हम चाहे तो। और दोस्तों, इसमें आपका सहयोग, आपसे शुरुआत बहुत अनिवार्य है। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है और यहाँ पे मौजूद हर एक ब्यूटीफुल पुष्प आपके लिए है, जो आप लोग इतने पेशेंटली धैर्य से आप लोगों ने सुना। और नाउ द platform is open for all the friends. Thank you once again.